देखिए आपका सीआरपीसी का ये अध्याय 8 हमें शुरू करना है। अध्याय 7 तक कल बताया गया था और अध्याय 7 तक जो बताया गया था उसमें आपका 2015 जो एपीओ है 3 क्वेश्चन आया था। एक आपका बताया गया था कि 93 के क्लास 3 से क्वेश्चन आया था कि डाक या तार प्राधिकारी की बंद कर दीजिए वो लाइव क्लास अब बंद कर दीजिए। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई दस्तावेज या चीज या पार्सल है तो सर्च वारंट या खोज वारंट या तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? तो केवल दो अधिकारियों को पावर था, आपका डीएम और आपका सीजीएम। इसके बाद जो क्वेश्चन बना था आपका, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है 97 से ज़्यादा बनता है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। फिर आपका अपहृत स्त्रियों से भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्त्रियां अपहृत हैं, बंद कर दीजिए लाइव, उनको छुड़ाने के लिए किस धारा का सहारा लिया जाता है? तो 98। और कौन प्राधिकारी सक्षम है आदेश देने में, वो याद रखना है। फिर आपका जो क्वेश्चन इधर बनता है कि बंद स्थान की तलाशी के लिए प्रावधान कहाँ है? तो 100 में। फिर पुलिस द्वारा कुछ संपत्तियों को जब्त करना 102 मारेंगे। 103 से भी क्वेश्चन बनता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी की धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 103 में। 104 से भी क्वेश्चन बना है कि क्या न्यायालय अपने समक्ष पेश किए गए दस्तावेज या चीज को इम्पाउंड या परिबद्ध या जब्त कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और जब्त करने के बाद अंत में नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है। इसी के साथ एक धारा और जोड़कर पढ़ाई गई थी 455। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है 455 से भी। 105 से भी क्वेश्चन आया है कि रिसिप्रोकल व्यवस्था या पारस्परिक व्यवस्था या व्यतिकारी व्यवस्था के बारे में प्रावधान की धारा में, तो सेक्शन वाइज इधर पूछा है 105। और संविधाकारी राज्य की परिभाषा पूछा गया था 105 ए का क्लाज ए, क्लाज वाइज हो सकता है पूछ ले। इसके बाद आइए अध्याय 8 चला जाए। अध्याय 8 की दो तीन पहले विशेषताएं देखिए और कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और वही आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, जहाँ तक आपका चैप्टर 8 की बात है, पहला नियम जानना है कि जो अध्याय 8, 10 और 11 यानी कि 8, 10 और 11 जो चैप्टर हम लोग 3 पढ़ेंगे, ये आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड तथा जनजातीय क्षेत्रों में सीआरपीसी का कौन कौन सा चैप्टर अप्लाई होता है? तो 3 याद करके जाइए, 8, 10 और 11। जनजातीय क्षेत्र किसे माना जाएगा? ये भी क्वेश्चन बना है धारा 1 से। तो ऐसे क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान के 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में थे, यानी कि जिनका उल्लेख, जिन क्षेत्र, भारत के जिन क्षेत्रों का उल्लेख आपका संविधान की 6वीं अनुसूची के पारा नंबर 20 में किए गए थे, वो भी 21 जनवरी 1972 के पूर्व वे क्षेत्र आपका क्या माने जाएंगे? जनजाति। इन क्षेत्रों में सीआरपीसी को लागू किया जा सकता है और जब लागू किया जा सकता है तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर सकती है। ये दूसरा नियम। अध्याय 8 का जो अगला नियम जानना है, अध्याय 8
एक प्रिवेंटिव चैप्टर है, निवारक प्रावधान करता है, यानी कि कुछ दशाओं में गुड बिहेव बनाए रखने के लिए, नैतिकता बरतने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए, या पीस या शांति बनाए रखने के लिए गारंटी या श्योरिटी या प्रत्याभूत की मांग करता है। इस चैप्टर का मुख्य ध्येय पूछ सकता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। ये अध्याय दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि आपका निवारक प्रावधान है, प्रिवेंटिव लॉ है, यानी कि गलत काम को रोकने के लिए आपका पहले ही आशंका होने पर गारंटी की बात करता है। इस अध्याय को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। आपका सेक्शन 106 से लेकर 1110 तक ये आपका सारवान प्रावधान है, और 111 से लेकर आपका 124 तक में प्रोसीजरल प्रावधान है, यानी कि प्रक्रिया। तो अब अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कितनी दशाओं में आपका प्रत्याभूत या श्योरिटी मांगी जा सकती है। तो पहले याद रखना चाहिए 5 दशाओं में। 106 से लेकर 110 तक में 5 दशाएं दी गई हैं। तो जहाँ जहाँ 5 हो कम से कम उसको तैयार कर लेना चाहिए। जैसे डकैती में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5। इसके बाद बलवा या विध विरुद्ध जमाव में दोनों में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5। इसके बाद आपका संविदा नियम पढ़े हैं कि संविदा कल्प कितने प्रकार के दिए गए हैं, 68 से 72 तक। वो भी कितने प्रकार के दिए गए हैं, 5। 68, 69, 70, 71, 72। फिर आपका अगला ये, यानी कि 5 दशाओं में आपका कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका मांगा जा सकता है गारंटी। अब इसमें अलग तोड़ना है 5 को। 5 को जो अलग अलग तोड़ना है, 106 और 107 को अलग कर देना है, 108, 109, 110 को भी अलग करना है। तो आपका 106 और 107 के तहत किसके लिए गारंटी मांगी जाती है, प्रत्याभूत। तो आपका परिशांति बनाए रखने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए और गुड बिहेव बनाए रखने के लिए आपका 3 सेक्शन है, 108, 109 और 110। तो आपका पूछ सकता है क्वेश्चन अंदर जाकर, अभी पूछा नहीं गया है कि परिशांत के लिए कितनी दशाओं में प्रत्याभूति मांगी जा सकती है। तो 2 दशाएं। और सदाचारी बने रहने के लिए कितनी दशाओं में, आपका 3 दशाएं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका इधर बनता है वो सतर्क रहना है, और वह आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो देखिए 3-4 पॉइंट याद रखना है आपका। एक तो कौन गारंटी या प्रत्याभूति मांग सकता है, किस धारा के तहत किसका प्रावधान है, और समय याद रखना है कि अधिकतम कितने समय के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है। अगर 3-4 बातें ये हर एक सेक्शन की याद रहे तो इधर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए पहला सेक्शन हम शुरू करते हैं 106 का, यानी कि धारा 106 का। धारा 106 के तहत न्यायालय मांगता है प्रत्याभूत, यानी कि आपका कोर्ट मांगता है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, पहले इसकी भूमिका देख लीजिए तब बैरक शुरू किया जाए। जब न्यायालय कुछ अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है और न्यायालय की यह राय है कि जब यह सजा भुगत लेगा, जेल से बाहर निकलेगा, तो हो सकता है कि परिशांति या समाज की शांति भंग कर दे,
अतः न्यायालय निर्णय देते समय ही ये आदेश दे सकेगा कि जब तुम जेल से बाहर निकलना तो गारंटी दो कि अधिकतम 3 साल तक के लिए तुम पीस मेंटेन रखोगे, यानी कि परिशांत क्या रखोगे, कायम। तो 106 का जो आदेश होता है फिर एक बार समझिए, ये न्यायालय द्वारा दिया जाता है। अभियुक्त जब कन्विक्ट हो जाता है तब दिया जाता है। और ये जो आदेश लागू होगा ये कब प्रारंभ होगा, जब अभियुक्त अपने अपराध के लिए सजा भुगत कर और जेल से क्या निकलता है, बाहर। ये निर्णय का भाग होता है। निर्णय में ही एक लाइन आदेश लिख दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका पहले तो हेडिंग ही बन जाती है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रत्याभूत किस सेक्शन के तहत मांगी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 106 के तहत। दूसरा नियम जो ज़्यादातर बना है कि कौन प्रत्याभूत की मांग 106 में कर सकता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है। 4 न्यायालय याद रखिएगा। पहला कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अगर अपील की गई है निर्णय की या रिवीजन में गया है तो अपील या रिवीजन न्यायालय भी गारंटी मांग सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 106 के तहत प्रत्याभूत, कई बार ये क्वेश्चन बना है मॉडल। धारा 106 के तहत प्रत्याभूत की मांग कौन न्यायालय कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, तो पहले कौन कर सकता है फिर एक बार देखिए, सत्र न्यायालय। इसके बाद दूसरा हो गया आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर अपील में गया है मामला तो अपील न्यायालय भी मांग सकता है, और अगर रिवीजन उस मामले का हो रहा है तो रिवीजन न्यायालय भी ये सक्षम है कि गारंटी मांग सके। दूसरा नियम, अधिकतम कितने दिनों के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है 106 के तहत, 3 ईयर मारिएगा। प्रतिभू रहित की सहित, रहित का मतलब गारंटर के साथ नहीं, रहित का मतलब कि बिना गारंटर के, और सहित का मतलब कि गारंटर के साथ, यानी कि प्रतिभू रहित या सहित। अब अगला क्वेश्चन आइए, अगर ऐसा व्यक्ति गारंटी नहीं देता, प्रतिभूति नहीं देता, सिक्योरिटी नहीं देता, तो उसका परिणाम क्या होगा। 106 का उल्लंघन करने पर वह अधिकतम और कितने दिनों तक कारावास में रखा जाएगा। तो एक नियम बना लीजिए, जितने दिन के लिए प्रत्याभूति जिस धारा में मांगी जा सकती है, अगर वह व्यक्ति प्रत्याभूति नहीं देता तो अधिकतम उतने समय तक के लिए बिना किसी अपराध किए हुए वह जेल में रखा जा सकता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन आपका बना है पांचों को मिलाकर कि प्रत्याभूति न देने पर अधिकतम कारावास की अवधि कितनी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये सामान्य बना है तो अधिकतम 3 साल मारिएगा, क्योंकि अब पांचों को मिलाकर पूछ रहा है तो हमें ये देखना है कि अधिकतम कितना हो सकता है गारंटी, तो 3 साल। इसके बाद आपका समस्यात्मक क्वेश्चन दे सकता है कि एक व्यक्ति से 6 माह के लिए प्रत्याभूति मांगी गई, वह प्रत्याभूति देने में व्यतिक्रम किया, डिफॉल्ट किया, चूक किया, तो अब आपका ये पूछा जा सकता है कि उसे कितने दिन तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। आवाज जा रही है भाई। ये तो जितने दिन के लिए मांगी जाएगी ये भी याद रखिए आपका।
थोड़ा पिक्चर निकाल दीजिए वहाँ ऊपर ऊपर है उसको फ्रेम थोड़ा निकाल दीजिए निकाल दीजिए। हेलो 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 रुक क्या रहे हैं ना कूलर बंद करिए। हेलो 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 देखिए एक बार चेक करिए तो और हेलो हाँ सही है नोटिफिकेशन आप कर दीजिए तो जिसको कर देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है समस्यात्मक क्वेश्चन भी आपका बनते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से 6 माह के लिए प्रत्याभूति मांगी गई परिशांत के लिए वह प्रत्याभूति देने में विफल रहा या विफल नहीं लिखेगा व्यतिक्रम लिखेगा या डिफॉल्ट कर गया है तो उसे अधिकतम अब कितने दिनों के लिए निरुद्ध किया जा सकता है डिटेन किया जा सकता है कारावास में भेजा जा सकता है। तो जितने दिन के लिए मांगी गई थी अधिकतम उतना दिन यानी कि 6 माह के लिए मांगी गई थी तो कितना दिन जेल भेजा जा सकता है 6 माह। 3 माह के लिए मांगी गई थी तब कितना दिन 3 माह। ये भी सतर्क रहना है। लेकिन अगर पूछे कि अब अलग अलग धाराओं में आपका अलग अलग समय का भी मॉडल बना है तो 106 में अधिकतम पूछे तो 3 साल 107 में 1 साल 108 में 1 साल 109 में 1 साल और 110 में पूछे तो अधिकतम 3 साल। ये फिर याद रखिएगा यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है 100 अभी हम बता रहे हैं आपका डिटेल में उसको। आइए 106 शुरू किया जाए। 106 आपका अंदर से भी क्वेश्चन बनता है जाकर। अब सेक्शन 106 निकाल लीजिए। जो सामान्य बातें थी
प्रयास ये करना है कि भाई सामान्य बातों से भी क्वेश्चन आपका मान के चलिए कि जो हमने बताया ज़्यादा चांस है कि उसी से 90% चांस है कि उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 10% के लिए ही आपका डायरेक्ट बताया जा रहा है, ये याद रखिए। जितना अब तक बताया गया 90% चांस है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। बस वहीं अब सेक्शन देखिए 100 अध्याय 8 देखिए, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रत्याभूति। तो अभी हमने बताया कि परिशांत के लिए दो धाराएं बनी हैं, आपका 106 और 107। और गुड बिहेवियर अच्छा आचरण दर्शाओ, अच्छा उत्तम चरित्र दर्शाओ, इसके लिए कौन सी धारा बनी है? 3, आपका 108, 109, 110। ये पहले तोड़ लेना है। देखिए 106 के तहत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत। पहला देखिए, जब सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तो अभी हमने बताया कि कौन न्यायालय प्रतिभूत की मांग या सियोटी की मांग 106 के तहत कर सकता है। तो अच्छे से तैयार रखिए, दो न्यायालय तो शुरुआती दौर में आपको मिलेंगे। आपका सत्र न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन आपका खंड 4 जब देखेंगे, क्लास 4 तुरंत इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्लास 2 शब्द के बाद आपका कौन सा क्लास अटैच करना है? 4। कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकता है। तो दो न्यायालय और जोड़ लीजिएगा, कौन कौन आदेश इस धारा के तहत दो न्यायालय और दे सकते हैं? आपका अपील न्यायालय भी और रिवीजन न्यायालय। तो 4 न्यायालय हो गए, कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपीलीय कोर्ट और आपका रिवीजन कोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे, अब जब सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या सभी अपराधों में ये मांगा जा सकता है 106 के तहत प्रतिभूत? तो आप कहेंगे नहीं। तो किन अपराधों में मांगा जा सकता है, जिनका वर्णन कहाँ किया गया है? क्लास 2 में। अब अंदर से क्वेश्चन बना है, अंदर से क्वेश्चन आपका ये बना है कि निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करता है तो 106 के तहत प्रतिभूत की मांग कर सकता है। अब उसके लिए यह आवश्यक है कि क्लास 2 में जो अपराध दिए गए रहेंगे उनको आपका तैयार करना पड़ेगा, बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन बने तब। देखिए आपका अब उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है, कन्विक्ट करता है। यानी कि अगला नियम 106 के तहत प्रतिभूति तभी मांगी जाती है जब कुछ अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, यानी कि दोष सिद्धि के बाद ही 106 के तहत प्रतिभूति मांगी जाती है। और उसकी यह राय है कि उसकी मतलब न्यायालय की, और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन, 106 के तहत जो प्रतिभूति मांगी जाती है वह किस समय आदेश दिया जाता है कि प्रतिभूत दो? तो दंडादेश देते समय। किसके माध्यम से?
आवाज देखिए तो वीडियो तो नहीं आ रही है, आवाज एक बार चेक करिए तो आवाज भी नहीं आ रहे हैं ना। आवाज जाएगी वीडियो। आवाज से ही सुनिए भाई, तब तक आ रहे हैं ऑपरेटर, 5-10 मिनट में तो सही करेंगे। वीडियो भी चला गया। हाँ, आवाज तब तक सुनिए भाई, 5 मिनट में अभी बन रहा है आपका, आ रहे हैं तो। देखिए आपका, इसमें जो आपका, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक, तो अगला क्वेश्चन बनता है 106 के तहत अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। तो अधिकतम कितने साल के लिए मांगी जा सकती हैं? 3 साल। इसके बाद आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक, माने 3 वर्ष से अधिक नहीं, इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे, यानी कि 3 वर्ष से कम ये अवधि हो सकती है, 2 साल, 1 साल, 5 दिन, लेकिन 3 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिभूति इस धारा के तहत नहीं मांगी जाएगी। परिशांति कायम रखने के लिए, यानी कि पीस मेंटेन करने के लिए, प्रतिभुओं सहित या रहित, यानी कि गारंटर के साथ या बिना गारंटर के बंध पत्र, यानी कि बांड निष्पादित करे, एग्जीक्यूट करे, यानी कि बांड भरे, बंध पत्र क्या करे, भरे। इसके बाद उपधारा 2 दी गई है। उपधारा 2 आपका बताती है कि वे कौन कौन से अपराध हैं जिनके लिए अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उससे 106 के तहत गारंटी मांगी जा सकती है। तो उन अपराधों का उल्लेख किस सेक्शन, किस खंड में किया गया है? 2 में। देखिए आपका कुछ अपराध हैं, इसको घर पर देख लीजिएगा। जैसे आईपीसी के अध्याय 8 के तहत दंडनीय अपराध जो 153, 153 बी और 154 से भिन्न हो, यानी कि अगर इन धाराओं के तहत किसी को दोष सिद्ध किया जाता है 3 धाराओं के तहत, तब तो नहीं मांगी जाएगी प्रत्याभूत। और इसके अलावा 141 से लेकर 160 आईपीसी के तहत किसी को सजा दी जाती है तब प्रत्याभूति मांगी जा सकते हैं, लेकिन 3 धाराएं क्या कर दीजिएगा? सेक्शन बाहर। और भी अपराध हैं, आपराधिक अभित्रास है, आपका हमला है, आपराधिक बल है, रिष्टि है, इत्यादि। तीसरा खंड देखिए। अब देखिए आपका, चूंकि ये जो प्रतिभूति होती हैं ये दंडादेश देने के समय ही मांगी जाती हैं, तो अगला क्वेश्चन ये आया कि अब इसके लिए उपाय क्या है। तो इसका उपाय ये है कि जब दंडादेश की अपील की जाएगी या दंडादेश का रिवीजन करवाया जाएगा उसी में मांग की जाएगी। और जब अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय आपका निर्णय को उलट देता है निचले न्यायालय के, तो ये जो गारंटी मांगी गई थी अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त। यानी कि जैसे ही अपील या रिवीजन न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के ऐसे दोष सिद्धि के निर्णय को क्या किया गया? समाप्त या रद्द, तो अपने आप ये जो गारंटी मांगी गई थी अब ये बनी नहीं रहेगी, बल्कि गारंटी भी क्या होगी? समाप्त। हाँ, अगर निचले न्यायालय ने प्रतिभूति नहीं मांगी थी और अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में मामला चल रहा है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय दोष सिद्धि को सही मानता है या दोष मुक्ति को उलटकर दोष सिद्धि कर देता है, तो क्या अपील या रिवीजन कोर्ट द्वारा प्रतिभूत 106 के तहत मांगी जा सकती हैं कि नहीं? तो पहले ही बताया गया भूमिका में मांगी जा सकती हैं, लेकिन आपका कह सकते हैं मांगी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और खंड याद रखिएगा, कौन सा खंड है आपका? 4।
इसके बाद 4 खंड बता दिया गया है पहले ही। अब इसके बाद आपका अन्य चीज़ें बताई जाएंगी कब ये दंड शुरू होगा। अब आगे आ जाइए 107 में। अब आपका 107 के तहत अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है, यानी कि 106 से भिन्न दशा के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है। तो पहले तो नियम बनाइए, 2-3 नियमों को देखिए। 107 से लेकर 110 तक में जो प्रतिभूति मांगी जाती है वह न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न मांगकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी जाती हैं। पहला नियम याद रखिए, किसके द्वारा मांगी जाती है। अब न्यायालय नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, आपका एडीएम, एसडीएम मांग सकते हैं 107 से लेकर कहाँ तक की धाराओं में 110। पहला नियम याद रखना है। दूसरा नियम आपका जो याद रखना है कि अगर 107 से लेकर और 110 के तहत जो प्रत्याभूति मांगी जाती हैं तो उसमें प्रत्याभूति देने का जो अंतिम आदेश दिया जाता है कि तुम गारंटी अब दो, वह सेक्शन 117 के तहत दिया जाता है 117 के तहत। यानी कि चाहे 107 हो या 108, 109, 110, गारंटी जब मांगी जाएगी तो फाइनल ऑर्डर किस सेक्शन के तहत दिया जाता है कि अब बांड भरो इत्यादि 117। तुरंत सेक्शन जोड़ लीजिएगा, आपका पूछा जाता है कि 117 के तहत जो अंतिम आदेश दिया गया है उसके विरुद्ध क्या रेमडी है, क्या उपचार है। यानी कि जो आदेश 107, 108, 109, 110 के तहत, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दिया है, इसके विरुद्ध रेमडी क्या है। तो देगा रिवीजन हो सकता है, अपील हो सकता है, फिर आपका निर्देश और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, एक सेक्शन कवर करना है। देखिए वो सही करिए कैमरा। तो पंखा चला दीजिए, देखिए हो सकता है हीट हो गया। अभी आया नहीं स्क्रीन पर, देखिए। देखिए आपका 273 से क्वेश्चन बनता है और अच्छे से इसको जोड़ लीजिए कहीं कि अगर 107 से लेकर 110 तक में प्रतिभूति मांगी गई है तो इस प्रतिभूति के खिलाफ आपका क्या रेमडी है। तो अपील हो सकती है। और अगला क्वेश्चन बनता है अच्छा कि अपील कहाँ होगी। तो सेक्शन 273 नहीं 3, भाई सेक्शन गलत हो गया, उसको सुधार कर लीजिए। सेक्शन 373, 373 के तहत इस मामले में कोर्ट ऑफ सेशन में यानी कि सत्र न्यायालय में अपील हो सकेगी। अंडरलाइन उसको लिख लीजिए कहीं, या तो बैरक पर या कहीं। भाई 106 नहीं, 107 से लेकर हम कहाँ तक की बातें बता रहे हैं 110। तो ऐसे आदेश की क्या हो सकेगा। तो एक लाइन लिखिए अपील होगी। दूसरा क्वेश्चन अपील किस धारा के तहत होगी। तो आपका जवाब रहेगा 373 के तहत। तीसरा क्वेश्चन बनता है अपील किस कोर्ट में हो सकेगी। तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। तीन बातें जरूर याद रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन इधर से बनते हैं, आसान तो भाई सभी कर ले जाएंगे, इसको 373 से जोड़कर पढ़ना है। अब आइए आपका सेक्शन वाइज देखा जाए।
आपका 107 देखा जाए, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रत्याभूति। तो पहला क्वेश्चन बनता है 107 से कि कौन 107 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए प्रत्याभूति मांग सकता है। तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की, कार्यपालक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांग सकता है। अधिकतम कितने दिन के लिए मांग सकता है? आपका 1 वर्ष तक के लिए। और आपका प्रतिभूत सहित की रहित मांग सकता है, चाहे गारंटर के साथ या बिना गारंटर के। अब एक केस आपका इस पर बनता है, लिख लीजिए। मधुलिमय बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। क्वेश्चन आ चुका है बिहार और इत्यादि राज्यों में। मधुलिमय, अभी 144 में भी एक मधुलिमये, मधुलिमय बनाम स्टेट ऑफ बिहार, नहीं नहीं भाई, उसको एसडीएम मुंगेर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, भाई स्टेट ऑफ बिहार ना लिखिएगा। फिर एक बार देखें, मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर, उप, हिंदी में कहा जाता है उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। ये जो आपका केस है वह 107 से रिलेटेड है। इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि यह जो सेक्शन है वह वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। हो सकता है बहुत अंदर जाए तो पूछ ले। अगला ये 107 के बाद आ जाए 108 आ जाइए। राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रत्याभूत। तो जो व्यक्ति आपका धार्मिक या भाषाई आधार पर भेदभाव फैलाने वाले हैं, अश्लील बातों को फैलाते हैं, सेडिशन या राजद्रोहात्मक बातों को फैलाते हैं या अश्लील बातों को फैलाते हैं, उनसे गारंटी मांगी जा सकती है। 108 के तहत कौन मांग सकता है? पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांग सकता है। समय याद रखना है, अधिकतम कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए मांग सकता है। प्रतिभूत सहित की, रहित की, दोनों, दोनों, चाहे गारंटर के साथ या बिना गारंटर के। अगला देखिए 109, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, तो संदिग्ध व्यक्तियों से आपका सदाचार के लिए प्रतिभूत किस धारा में? एक तो धारा याद रखना है, 1089 में है, 109 में है। कौन मांग सकता है संदिग्ध व्यक्ति से? तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आपका संदिग्ध व्यक्ति किसे माना जाएगा? जो अपनी पहचान को छुपा रहा है, और इसलिए छुपा रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या तो उस इलाके में या बाहरी इलाके में करेगा, जैसे कि आपका रंगा सियार बन के रह रहा है या बहरूपिया बन के रह रहा है, मुंह ढक के चल रहा है, मुंह पर जाब लगा के चल रहा है, पूरा मुख बांध लिया है, बाइक से चल रहा है। तो देखिएगा आपका शहर में भी ऐसे मिलते हैं कि पूरा मुख बांधे रहेंगे, केवल चश्मा पहने रहेंगे, आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा मौके पर चौका मारेंगे और मोबाइल, पर्स और इत्यादि छीन कर क्या होंगे? फरार। तो ऐसे लोगों से भी, या झाड़ियों में रह रहा है, पुल के नीचे निवास बनाया है, या दाढ़ी पूरा मोछ बढ़ा लिया है कि पहचान में न आए, लेकिन उद्देश्य क्या है कि कोई कौन सा अपराध हम करेंगे? कॉग्निजेबल। तो फिर एक बार बताइए, संज्ञेय अपराध कहाँ सीआरपीसी में परिभाषित है? बताया गया 2C। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ? जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को
वारंट के बिना क्या कर सकती हैं, गिरफ्तार। ये साधारण अपराध होते हैं कि गंभीर गंभीर, और इसमें एफआईआर होगी कि एनसीआर। एफआईआर, इसमें पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है कि नहीं, कर सकती हैं। तो फिर एक बार बैक होइए। अब कितने दिन के लिए ऐसे व्यक्तियों से मांगा जाएगा प्रत्याभूत, अधिकतम 1 साल, अब प्रतिभूत रहित या सहित। इसके बाद 110 से बनता है हैबिचुअल अफेंडर, आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी, यानी कि कुत्ते की दुम वाली धारा है। जिस प्रकार बताया गया था कि कुत्ता है, दीवार में उसकी पूंछ चुनवा दीजिए, 2 साल बाद निकालिए उसको, तो फिर पूंछ क्या हो जाएगी, टेढ़ी। उसी प्रकार आपका 110 है हैबिचुअल अफेंडर। हैबिचुअल अफेंडर का मतलब ये हुआ कि जो जनता में प्रसिद्ध हो, और क्या करने के लिए, अब अभ्यासिक अपराधी, बार बार अपराध करने के लिए। तो जो व्यक्ति भले न्यायालय से कभी सजा न पाया हो, लेकिन जनता में प्रसिद्ध हैं कि ये बार बार क्या करते हैं, अपराध। इन्हें जब पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे, इन्हें बैड कैरेक्टर वाले व्यक्ति कहा जाएगा, और आभ्यासिक अपराधियों को वर्ग में बांटा जाएगा, 2 वर्ग में। एक ऐसे आभ्यासिक अपराधी जो सुधार के योग्य हैं, और यानी कि लायक हैं सुधार के, और एक ऐसे अभ्यासिक अपराधी जो सुधार के लायक यानी कि नालायक हैं। जैसे कहा जाता है कि ये बच्चा क्या निकल गया, यानी कि अब सुधार की कोई गुंजाइश। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो सुधार के लायक हैं उनकी निगरानी कम किया जाए, और जो नालायक हैं तो जीवन भर, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक उसको सर्विस लांच पर रखा जाए। यानी कि निगरानी या देख रेख पुलिस कब तक करे, जब तक कि क्या न हो जाए। और देख ही रहे हैं नोएडा कांड में आपका, माने अपराध पर अपराध व्यक्ति कर रहा है, कोई पुरसा हाल नहीं है, और जाकर माने आपका उल्टा सीधा सोसाइटी में बोल रहा है। तब योगी जी का हंटर चला, क्योंकि योगी जी को लगा कि कहीं बेइज्जती न हो जाए, तो तुरंत मकान उकान क्या किए, गिरवा दिए 1-2 दिन में गिर गया मकान, और अभी फरार चल रहा है। तो आपका 110 में जो क्वेश्चन बन सकता है सामान्य, कौन प्रत्याभूत आपका आभ्यासिक अपराधियों से मांग सकता है, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांग सकता है। अधिकतम कितने दिनों के लिए, 3 साल के लिए। समय याद करते रहिए, समय भी पूछा जाता है। अधिकतम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और एक ही धारा है जहां गारंटर के साथ, यानी कि प्रतिभूत सहित मांगा जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है आपका कि आभ्यासिक जो अपराधी हैं वह कह सकते हैं किसे माना जाएगा, तो आभ्यासिक अपराधी जो, देखिए 1-2 बार जो भिन्न भिन्न राज्यों में आपका क्वेश्चन दिया है, जैसे राजस्थान में दिया है कि आभ्यासिक अपराधी वह होता है जो किसी अपराध के लिए 3 बार सजा पाया हो, 1 बार सजा पाया हो, 2 बार पाया हो, भले सजा न पाया हो, लेकिन जनता में बार बार उस अपराध को करने के लिए क्या हो, प्रसिद्ध हो, यानी कि हियर से। अब यहाँ आपका देखिए कितनी बार सजा पाया हो, क्या किया हो, ये कहीं न तो पुलिस एक्ट बताता है, न कहीं ये बेयर एक्ट बताता है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि भले वह कभी सजा न पाया हो, लेकिन जनता में अपराध करने के लिए, बार बार अपराध करने के लिए क्या हो, प्रसिद्ध। वैसे यूपी ने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं है। लेकिन आपका अगला देखिए बेयर एक्ट की भाषा। हाँ, एक और नियम याद रखिए भाई, आपका जो आपका सामान्य भाषा में कहा जाता है 7 नंबरी कहा जाए, 7 नंबरी, तो 107।
8 नंबरी कहा जाए तो 108 वाले को, और 9 नंबरी कहा जाए तो 109 वाले को, और 10 नंबरी ये व्यक्ति 10 नंबरी है, यानी कि 10 नंबरी कहा जाए तो हैबिचुअल, आभ्यासिक, आदतन अपराधी है 110। कभी कभार लोग पूछ लेते हैं कि 10 नंबरी किसे कहा जाता है, और 20 नंबरी पूछे तो आईपीसी की धारा 420 420 वाला है, तो कौन सी धारा 420। कुछ उपनाम भी क्या करिए याद किए रहिए। तो 10 नंबरी किसको कहा जाएगा सीआरपीसी की धारा वाले को, 110 वाले को। देखिए, आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी अधिकारता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यासतः लूट करता है, गृह भेदक है, चोर है, कुटरचयिता है, या आपका संश्रय देता है चोरों को, चोरों से बार बार संपत्ति पाता है, यानी कि चोर सुनार है, चोर आकर उसी के यहाँ क्या करते हैं, सोना हमेशा बेचते हैं, लेकिन कभी वह सजा नहीं पा पाया, लेकिन आसपास के लोगों में प्रसिद्ध है कि यह चोरी का माल क्या करता है, खरीदता है, इत्यादि। ऐसी दशा में इत्यादि हैं। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि या निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी अधिनियम के तहत अभ्यासतः अपराध करता है। इसमें भी आपका अंदर जाकर जो खंड च है, एफ है, यहाँ से एक बार अंदर से क्वेश्चन बना है कि किन अधिनियमों के तहत बार बार अपराध करने वाले से 110 के तहत सदाचार के लिए प्रतिभूति नहीं मांगी जाएगी। तो जिस प्रकार हमने एक लिस्ट बनाई थी, आपका सेक्शन, आपका ये कौन सा 93 है, हाँ, आपत्तिजनक वस्तु की 94 में, और वहाँ हमने बताया था कि जो डावरी एक्ट के तहत दहेज में वस्तुएं पाई जाती हैं, ली या दी जाती हैं, उसे आपत्तिजनक वस्तु माना जाएगा कि नहीं। नहीं, एक बार वहाँ से अंदर से क्वेश्चन बना है। उसी प्रकार आपका यहाँ से थोड़ा अंदर से क्वेश्चन ये बनता है कि किस अधिनियम के तहत अपराध का बार बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को आभ्यासिक अपराधी माना जाएगा। माने उस कानून का उल्लंघन करके वो क्या कर रहा है, बार बार अपराध। तो आपका खंड च में कुछ कानून दिए गए हैं, जैसे औषधि कानून, विदेशी मुद्रा कानून, इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि, खाद्य अपमिश्रण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, छुआछूत अधिनियम यानी कि अस्पृश्यता निवारण, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशियों विषय का अधिनियम इत्यादि। और खंड 6 है कि ऐसा दुःशासिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए क्या है, परिसंकटमय है। तो वही कानून कभी काल पूछ सकता है, बहुत अंदर जाए तब, अन्यथा चांस मैंने आपका मैंने इतना अंदर जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो कानून सब याद करना पड़ेगा, और हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। वैसे न पूछे तभी ठीक है, इतना याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट 110 के तहत कितने दिनों के लिए ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर से गारंटी मांग सकते हैं, 3 साल, और प्रतिभूत सहित। एक ही धारा है जहां गारंटर की भी क्या की जाएगी, मांग, कि तुम प्रतिभू लाओ और तुम भी बांड भरो, और कौन बांड भरेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा गारंटर। 111 से लेकर और 124 तक में प्रोसीजर दिया गया है। अब ये प्रोसीजर 107 से लेकर 110 तक के लिए अपनाया जाएगा, क्योंकि 106 तो अलग हो गई, और वह तो न्यायालय ने निर्णय देते समय ही, दंडादेश देते समय ही आदेश दे दिया है कि तुम गारंटी दो। तो ये जो 111 से लेकर 124 तक के प्रावधान पढ़ाए जाएंगे, इसमें सतर्क ये रहना है
कि ये प्रोसीजरल हैं, यानी कि अब गारंटी की मांग करवाइए, तो एक उदाहरण लेकर चला जाए और आपका कोई सेक्शन लेना पड़ेगा एक आपका, और वह सेक्शन हम उठा रहे हैं 107 से, यानी कि एक धारा लेकर चली जाए, कौन सी? 107। पहले तो आइए, ये एक व्यक्ति है जी। अब इसी उदाहरण पर पूरा चल जाएगी धारा, माने आपका ज़्यादातर प्रावधान इसी उदाहरण पर हमें निकालने हैं। हाँ, सेक्शन चेंज होगा वहाँ हम बताएंगे। ये एक व्यक्ति है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगा कि ये परिशांति भंग कर सकता है, समाज की पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपका क्यों न 107 के तहत इससे प्रत्याभूत की मांग की जाए, ताकि इतने दिनों तक समाज में वह क्या बनाए रखे? शांति। तो आपका अब प्रत्याभूति मांगी जा रही है, तो पहला आपका प्रक्रिया कार्यपालक मजिस्ट्रेट 111 की अपनाएंगे, आदेश का दिया जाना। यानी कि जब कोई, अब देखिए, जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो धारा 107 से लेकर 110 के अधीन कार्य कर रहा है, 106 को बाहर कर दीजिएगा, मैं पहले ही बताया, कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन रीजन बताए, कारण बताए कि क्यों न उससे प्रतिभूत लिया जाए, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका कह सकते हैं इत्तला या जानकारी का सार, उस बांड की रकम जो निष्पादित किया जाएगा, कितने दिनों के लिए वह बांड प्रवर्तन में रहेगा, माने कितने दिन के लिए तुम बांड भरो, और प्रतिभुओं की संख्या, यानी कि गारंटर कितने दो, और प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। यानी कि 111 के तहत शोकाज नोटिस जारी होती है कि क्यों न तुमसे, कारण आकर बताओ कि क्यों न तुमसे इस धारा के तहत इतने समय के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाए, तो आप शोकाज नोटिस किस धारा में जारी होती है? 111। अब नोटिस को किसके पास पहुंचाया जाएगा? ए के पास, तभी तो जानेगा ये कि हमारे खिलाफ कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने इन धाराओं के तहत कार्यवाही क्या कर दी है, शुरू। अब 112, न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। तो जब वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, तो शोकाज नोटिस न जारी करके न्यायालय में ही मजिस्ट्रेट पढ़कर क्या कर दें, सुना दें। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, उसे 107 के तहत परिशांत के लिए गारंटी मांगनी है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने ही है, तो क्या आदेश दिया जाए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पढ़कर सुना दें? भाई पढ़कर सुना दें, क्यों आदेश भेजा जाए उसके यहाँ? क्यों ऐसा? क्योंकि वह तो भाई आपका वहीं मौजूद ही है। 113, ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित न हो, यानी कि आपका यहाँ सतर्क रहना है। अगर ए उपस्थित नहीं है, तो ए को समन जारी होगा, और समन के साथ जो 111 की माने आदेश की कापी होगी, वह नत्थी होगी, क्योंकि आडि अल्ट्रम पर्टम, दूसरे पक्षकार को सुनो, तो जब तक सूचना नहीं देंगे ए को, कैसे उसे मालूम चलेगा कि हमारे खिलाफ ये सब कार्यवाही शुरू हो गई है? अतः एक को सूचना दी जाएगी, तो सूचना के लिए एक सामान्यतः क्या जारी होगा? समन। अब देखिए आपका, फिर एक बार देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति जिससे प्रतिभूति मांगी गई है आपका किसी के अभिरक्षा में नहीं है, तो समन जारी होगा, और किसी की अभिरक्षा में है, मान लीजिए जेल में है, तब जेलर को आदेशित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति पर
ये समन की क्या करिए, मैंने ऐसे व्यक्ति वारंट जारी होगा, किसके नाम जारी होगा, आपका जेल के बाहर साधक अधिकारी के नाम, यानी कि बाहर है तो समन और कस्टडी में है तो वारंट। एक आपका प्रोविजो काफी महत्वपूर्ण है, आपका 113 का, और 113 का प्रोविजो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आडि अल्ट्रम पर्टम का सिद्धांत है, आपातिक दशा में या अर्जेंट मामला है तो वह अप्लाई नहीं होगा। अब फिर एक बार देखिए, अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर इसे तुरंत निरुद्ध न किया जाए, तुरंत गिरफ्तार न किया जाए, तो ये हर हाल में परिशांत को तत्काल क्या कर देगा, डिस्टर्ब। तो बताइए, अब 10-15 दिन इंतजार किया जाए समन जारी करके, क्या है जवाब लगा है कि तुरंत अब क्या डायरेक्ट जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट। फिर एक बार देखिए, अगर ये आशंका है कि ये तो तुरंत अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आपका तत्काल परिशांत क्या कर देगा, भंग, तो इंतजार नहीं करना है, समन नहीं, अब डायरेक्ट क्या जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट, और पुलिस पकड़ेगी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ लाएगी और भेजा जाएगा जेल, जांच होती रहे, जांच चलती रहेगी। अगला देखिए, 114 आपका कम पूछा जाता है, समन या वारंट के साथ 111 की एक कापी क्या रहेगी, नथी रहेगी। 115 पर्सनल एपियरेंस से छूट दे सकता है मजिस्ट्रेट, कह सकता है कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश हो जाइए। इसका मतलब ये हुआ, एक के खिलाफ प्रत्याभूति मांगी गई और मजिस्ट्रेट कह सकता है कि तुम स्वयं ना आओ, किसको भेज दो तो कार्रवाई हम कर लेंगे, अपने प्लीडर को। तो क्या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी जा सकती है कि नहीं, दी जा सकती है, कौन सी धारा में, 115। एमपी में बना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूपी में वैसे ये क्वेश्चन नहीं बना है। यूपी में जो क्वेश्चन इधर से बनता है वह 116 से बनता है, इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। यहाँ 3-4 क्वेश्चन आप पढ़िएगा, 3 क्वेश्चन, वैसे पूरा बैरक न भी पढ़ें और 3 क्वेश्चन आप पढ़ें तब भी पर्याप्त हैं। पहला क्वेश्चन कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब जांच कर रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति से प्रत्याभूति मांगी जाए कि नहीं, तो जांच पहला समय पूछा जाता है कि जो जांच की जाएगी वह जांच कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए, 6 माह, ना है तो कहीं अलग लिख लीजिए। यानी कि जो भी जांच इसलिए की जाती है कि क्या इस व्यक्ति से प्रतिभूति मांगा जाए कि नहीं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिनों में जांच पूरी कर लें, 6 माह। अब जांच में एविडेंस लिया जाएगा तो वह भी क्वेश्चन बनता है कि जो जांच की जाएगी उसमें जो साक्ष्य लिया जाएगा वह उसका ढंग क्या होगा, कैसे लिया जाएगा। तो जैसे समन मामलों के विचारण में, फिर सतर्क रहिए, अच्छे से लिख लीजिए भले, जिस प्रकार समन मामलों के विचारण में साक्ष्य लिया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसी तरीके से क्या होंगे, साक्ष्य लेंगे। अंडरलाइन करिए, कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, वारंट मामलों के विचारण की तरह कि समन मामलों के विचारण की तरह, तो समन मामला। तो फिर एक बार बताइए, समन मामलों का विचारण अध्याय पूछा जाता है, अध्याय 20 में किया गया सीआरपीसी के धारा 251 से लेकर 259 तक, 251 सेक्शन मिलाने के लिए आया है, 251 से लेकर 259, फिर बैक होना है। समन मामलों में एविडेंस कैसे लिया जाएगा, इसका प्रावधान किस धारा में है,
तो 274, देखिए तो सही है ना, एक सेकेंड। देखिए आपका 274 जोड़िए, पूछ सकता है यहाँ से। समन मामलों और जांचों में अभिलेख। तो जो समन मामले हैं उनमें आपका साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? तो साक्ष्य जो लिखा जाएगा, सारांश लिखा जाएगा, मुख्य मुख्य बातें लिखी जाएंगी। तो जब मुख्य मुख्य बातें लिखी जाएंगी तो आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट इत्तला या सूचना की सच्चाई की जांच करे 116 के तहत, तब जो भी वह साक्ष्य लेगा हूबहू न लिखकर उसका क्या लिखेगा? सारांश। सारांश मतलब मुख्य मुख्य बातें। ये दो तीन क्वेश्चन याद रखे। सच्चाई की जांच की धारा में मैंने ए, क्या वास्तव में ऐसे खतरा है कि परिशांति भंग कर देगा? इस बात की कौन जांच कर रहे हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब जांच जब पूरी हो गई तो दो निष्कर्ष निकाल लीजिए या तो जांच में सही पाया गया हो या जांच क्या पाई गई हो? गलत। तो आप लोग बताइए, अगर जांच में ये तथ्य निकल कर आया कि इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है कि यह परिशांति को भंग कर दे, तब क्या होगा? और जांच में ये निकल कर आ जाए कि इस व्यक्ति से खतरा है कि परिशांति को अगर जांच में ये निकल कर आता है, निष्कर्ष निकाल लीजिए कि इस व्यक्ति से परिशांति भंग होने का कोई खतरा नहीं है, तो जो 111 का आदेश कारण बताओ नोटिस था उसे क्या किया जाएगा? रद्द। तो रद्द किया जाएगा तो किस धारा में किया जाएगा? 118। रद्द करना किस धारा में? 118। और अगर जांच में ये पाया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति से खतरा है कि यह पीस को डिस्टर्ब कर देगा, तब तो अब कहा जा अंतिम आदेश दिया जाएगा कि अब तुम बांड भरो, प्रतिभू दो और प्रत्याभूति दो। तो अंतिम आदेश किस सेक्शन के तहत प्रत्याभूति देने का दिया जाता है? 111 न मार दीजिएगा। अंतिम आदेश किस में? 117। लेकिन जो 111 के तहत प्रारंभिक शोकाज नोटिस जारी हुई थी, अब उस आदेश में अंतिम आदेश देते समय बदलाव नहीं होगा। यानी कि 111 के तहत 6 माह के लिए मांग की गई थी, तो अंतिम आदेश में 1 साल नहीं किया जा सकता, 6 माह ही होगा। कम भले हो जाए लेकिन 6 माह से अधिक हो सकता है कि नहीं? नहीं। फिर एक बार देखिए 116 में जांच हो गई और कितने माह के अंदर जांच की जाएगी? 6 माह। जांच में साक्ष्य किस प्रकार से लिया जाएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिस प्रकार किसमें साक्ष्य लिया जाता है? समन मामलों में साक्ष्य लेने का प्रोसीजर माने प्रावधान किस धारा में? तो 274 पूछा गया है। अगला ये आपका 117 देखा जाए, वैसे भूमिका बता दी गई है। 117 देखिए, प्रतिभूत देने का आदेश, ये अंतिम आदेश होता है जांच के बाद। यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 116 के तहत जांच की गई है प्रतिभूओं सहित या रहित बांड निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा। तो ये आदेश अंतरिम नहीं है बल्कि कैसा होगा? अंतिम। अब यह है कि जो रकम या जो बांड या जो समय आपका लगाया गया था 111 के तहत शोकाज नोटिस में दर्शित हुआ था, क्या उससे भिन्न समय के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है कि नहीं? नहीं।
अगला 118 बता ही दिया गया कि अगर जांच में सत्यता नहीं पाई जाती तो अब आदेश रद्द होगा कि बना रहेगा, रद्द होगा। और अगर वह व्यक्ति जेल में है इस कारण से तो जेल में भेजा जा सकता था। 113 का परंतु का हमने बताया था अगर अर्जेंट मामला है तो जांच की लंबितावस्था में ही कहाँ तुरंत भेज दिया गया था, जेल। और जांच में उसके विरुद्ध जो सूचना मिली थी वह सत्य पाई गई कि झूठी पाई गई, झूठी, तो अब जेल से उसे क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। और जांच में आपका 111 का जो शो काज नोटिस था अब उसे रद्द किया जाएगा कि बनाया जाएगा, रद्द। 119 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। इधर 2-3 सेक्शनों से आप फिर क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार याद रखिए। अगर कम पढ़ना तो 111, 112, 113, 114 छोड़ सकते हैं। 115 से क्वेश्चन बनता है, 116 से। अंतिम आदेश 117 जांच में सत्यता नहीं पाई गई, ऐसे ही तैयार करिए तो छोड़ दिया जाएगा, जांच रद्द, खत्म हो गया मामला। 118 अब 3-4 इधर की धाराएं टेक्निकल क्वेश्चन बनाती हैं। फिर एक बार यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें बहुत अच्छा तो 106 से 110 पढ़िए। इधर आपका 119 से लेकर 123 तक पढ़ना है। इधर की धाराएं अच्छा क्वेश्चन बनाती हैं, टेक्निकल बनाती हैं। फिर एक बार देखिए 119 देखिए, जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ कब होगा। अब आइए देखा जाए। ये एक व्यक्ति था, आभ्यासिक अपराधी था, और मान लीजिए 110, अब 107 का उदाहरण छोड़ दीजिए, दूसरा उदाहरण लिया जाए। 110 के तहत उससे प्रतिभूति मांगी गई। प्रतिभूति कितने दिनों के लिए मांगी जा सकती है, अधिकतम 3 साल। तो कम समय के लिए मंगवाया जाए क्योंकि अधिकतम 3 साल है। मान लीजिए 110 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने गारंटी मांगी 2 साल के लिए, क्योंकि मांग सकते हैं 3 साल अधिकतम, लेकिन कम से कम जो भी हो 2 साल के लिए मांगी। अब मैं बता दूं जितने समय के लिए गारंटी मांगी गई है एक का कर्तव्य है, विधिक कर्तव्य, विधि द्वारा वह बाध्य हो गया कि वह 2 साल तक अब सदाचारी बने रहे कि न बना रहे, बना रहे, ठीक 2 साल। तो ये जो 2 साल का समय है ये कब से गिनना शुरू किया जाएगा, कब से चलना प्रारंभ होगा, इसकी गिनती कब से शुरू होगी। वही नियम किस सेक्शन में बताया गया है, 100 आपका 19 में। तो नियम 3-4 बनाइए। अगर ऐसा व्यक्ति जेल में है तो बताइए ये 2 साल का नियम कब चलेगा, जब जेल में है कि जेल से बाहर आता है। जेल में कहाँ कुछ कर सकता है, कहाँ आता है, बाहर। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कोई भिन्न अगर डेट न दी हो तो 117 के तहत जो अंतिम आदेश जिस तारीख को दिया गया है उसी तारीख से ये समय चलना क्या होगा, प्रारंभ। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो भिन्न डेट दे सकता है, और अगर भिन्न डेट दे दिया है तब उस डेट से समय चलेगा। तो आपका फिर आपका समय चलेगा। अभी हम बेरेक बताते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा। आपका सीआरपीसी में लिमिटेशन पीरियड से परिसीमा काल से। तो बताइए परिसीमा काल की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 467 में परिसीमा काल कितना होगा, ये 468 में परिसीमा काल कब चलना प्रारंभ होगा ये भी। और न्यायालय बंद है तो क्या होगा, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। कंटिन्यू ऑफेंस हैं,
अनवरत अपराध है तो क्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी वो जो 2 साल के लिए हमने उदाहरण में बताया कि गारंटी मांगी गई, ये 2 साल कब से चलना प्रारंभ होगा। तो बेरेक्ट अच्छे से देखिए, गलती 90% लोग करके ही आते हैं। प्रयास करिए कि एक एक शब्दों को बताया जा रहा है, इतना स्पीड में भी नहीं भागा जा रहा है। एकदम जो कुछ न पढ़ा हो वो भी इतना स्लो चल रहा है कि वो भी समझ सकता है। तो देखिए एक एक शब्दों को भाई। पहला खंड, जिस जिस यदि 119 चल रही है धारा, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूत की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या 117 के अधीन दिया गया, अब अंतर बता दिया गया। 106 में कौन देता है, न्यायालय। 117 में कौन देता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 117 के तहत किन किन धाराओं के लिए आदेश दिया जाएगा, 107 से लेकर कहाँ तक की धाराओं के लिए, 110। ये बताया गया है। ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ट है या दंड भुगत रहा है, तो वह जो समय है कब से चलना प्रारंभ होगा, जब उसका कारावास की जो समय रहेगा बीत जाएगा और जेल से छूट जाएगा, तब ये समय चलना प्रारंभ होगा। कि जेल में रहते हुए, तो कब से चलना प्रारंभ होगा, जब वह जेल से क्या होगा, लीगल तौर पर भी याद रखिए, जब वह कारावास से क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा या बाहर आएगा। अगला देखिए, अन्य दशाओं में, अन्य दशा मतलब कि उस समय वह जेल में नहीं है जब गारंटी मांगी जा रही। तो अन्य दशाओं में ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ समय होगा जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे। तो मैं बता ही दिया कि मान लीजिए 10 जनवरी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 117 के तहत अंतिम आदेश दिया कि तुम गारंटी दो, तो आपका जो समय रहेगा गारंटी पीरियड, वह 10 जनवरी से ही चलना क्या हो जाएगा, प्रारंभ। हाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो कोई अलग डेट दे सकता है, यानी कि कह दे कि भले हम 10 को आदेश दिए हैं लेकिन समय 20 जनवरी से चलना क्या होगा, प्रारंभ। तब कब से चलेगा, और नहीं समय दिया है तो जिस दिन आदेश दिया, जेल में है तो कब से चलना प्रारंभ होगा, जब जेल में रहेगा कि बाहर आ जाए। तो यही 3 पॉइंट दिमाग में बैठाना है। कौन सी धारा है, 119। 120 आइए, बंध पत्र की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। बंध पत्र की अंतर वस्तु का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड भर दिया तो वह लीगल तौर पे अब बाउंड हो गया, कानूनी तौर पर बाध्य हो गया। तो पहले तो अंतर्वस्तु को समझिए, और जहाँ जहाँ अंतर्वस्तु दी गई है कानून में, यहीं बेयर एक्ट पर एकत्र करिए। पिछली बार यूपीजे में मैं बार बार बता रहा हूँ, अंतर्वस्तु से 3 क्वेश्चन बना था आपका। 3 क्वेश्चन अंतर्वस्तु से बना था, 2 सीआरपीसी में और 1 सीपीसी में। अभी यही 120 नहीं बना है, इसी का अब आगे चांस है कि बंद पत्र की अंतर्वस्तु की धारा में। एक एक लाइन कहीं लिख लीजिए भाई। अगर बंद पत्र की अंतर्वस्तु, अभी हम बता रहे हैं, इसमें एक टेक्निकल इसमें भी क्वेश्चन आता है। अगर बंद पत्र की अंतर्वस्तु पूछे तो सेक्शन 120 मारिएगा, 120। इसको और कवर करिए तो, अगर निर्णय की अंतर्वस्तु पूछे सीआरपीसी में, जो पिछली बार पूछा गया था, 354 मारिए। लिख लीजिए कहीं अलग से एक लाइन, निर्णय की अंतर्वस्तु कहाँ दी गई है, 354 सीआरपीसी, लिख लिए। इसके बाद पूछा आरोप की अंतर्वस्तु, तो 211 लिखिए उसको। आरोप की अंतर्वस्तु सीआरपीसी की धारा 211।
दो क्वेश्चन जे में आया था रिपीट कर सकता है, वैसे चांस 120 का है, क्योंकि भाई आपका पिछली बार दोनों पूछ चुका है 354 211, यही धारा नहीं पूछा है। अब देखिए पहले सिद्धांत देखिए, जब ए से प्रत्याभूति मांगी गई और प्रत्याभूति का समय चलना क्या हो गया, प्रारंभ। अगर उसके बाद, जिस समय तक प्रत्याभूत चलती हैं, अगर इसके बाद ए कोई ऐसा ऑफेंस करता है, ऐसा अपराध करता है जिसमें दंड कारावास का हो, तो ये माना जाएगा कि वह बांड की शर्तों का या बंध पत्र का क्या किया है, उल्लंघन। तो अब क्या होगा, अब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, और कितने दिन के लिए, जितना समय बचा है। फिर एक बार कवर करिए। अब यहाँ पूछ सकता है कि कब बंध पत्र का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, तो जब कोई अपराध ऐसा व्यक्त किया हो आपका जो कारावास से दंडनीय हो, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो केवल फाइन या जुर्माने से दंडनीय है, तो क्या वह बांड का वायलेशन माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। सतर्क रहिए। तो कैसा अपराध किया हो, जो आपका कारावास से क्या हो, दंडनीय। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए 2 साल के लिए बांड मांगा गया, 1 साल शांति से रहा, 1 साल जैसे ही बीता वह कोई अपराध कर दिया, और ऐसा अपराध किया जिसमें सजा उसे क्या मिल सकती है, केवल जुर्माना की कारावास, कारावास। तो बांड का वायलेशन माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। जितना समय अब आगे बचा है उतने दिनों के लिए वह कहाँ भेजा जाएगा, जेल। तो 1 साल बीत गया, बचा कितना अब, 1 साल। तो कितने दिनों के लिए जेल भेजा जाएगा, 1 साल। ये नियम भी अगली धाराओं में आएगा, हम पहले बता दिए। देखिए बैरेक की भाषा, उसके लिए अलग सजा मिलेगी, उसके लिए अलग सजा। ये तो इसलिए भेजा जा रहा है कि बांड की शर्तों का तुमने क्या किया, वायलेशन। हाँ लेकिन याद रखिए जुर्माने से दंडनीय अपराध न किया हो ये पॉइंट पकड़े रहिए। किससे, कारावास। अब बैरक देखिए, वैसे भूमिका में ही लगभग सभी बातें आ जा रही हैं, लेकिन एक बार जरूरी है कि बैरक की भाषा भी कवर किया जाए। 120 देखिए, बंद पत्र की अंतर वस्तु, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध पत्र उसे यथा स्थिति परिशांति कायम रखने, यानी कि 106 और 107 में क्या रखे, परिशांत, या सदाचारी बने रहने, गुड बिहेव बनाए रखे, तो 108 109 और 110 आबद्ध करेगा। यानी कि कानूनन अब वह बाध्य हो गया, बाउंड हो गया कि परिशांति कायम रखे या सदाचारी क्या करे, बना रहे। और बाद की दशा में जब ये समय चलना क्या होता है, प्रारंभ। तो समय चलना कब प्रारंभ होगा, इसके पहले वाली धारा में हमने बताया। फिर एक बार बताइए, समय चलना कब प्रारंभ होगा, जेल में है तो कब होगा, जब जेल से बाहर आएगा। अन्यथा जेल से बाहर है तो सामान्यतः कब चलेगा, जिस तारीख को मजिस्ट्रेट ने क्या दिया है, आदेश। मजिस्ट्रेट चाहे तो कोई अगली डेट भी क्या कर सकता है, दे सकता है। अगली डेट से तभी चलेगा जब मजिस्ट्रेट अलग से क्या करें, तो जिस तारीख से ये शुरू हो गया समय और जितने दिन तक है उस बीच में अगर वह कोई अपराध करता है, और अपराध कैसा है, जुर्माने से दंडनीय की कारावास, तो ये माना, तो आपका कारावास से दंडनीय है, तो अपराध करता है या करने का प्रयास करता है, या आपका कह सकते हैं करने का प्रयास करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने आपका बांड को भंग किया कि बनाए रखा, भंग किया।
अब भेजा जाएगा जेल अगली धाराओं में, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। अभी सीआरपीसी चलेगी भाई 1 घंटा आपका, तब आपका आईपीसी भी आज चलेगी। कांटेक्ट भले रुका रहे लेकिन 12 सवा 12 तक क्लास आज एपीओ का चलेगा। तो अभी 10 बज रहा है, 1 घंटा तक सीआरपीसी और पढ़िए ताकि कुछ 15 10 20 धाराएं आपका। आप एक बार इशारा कर दिएगा क्लास चलने के पहले, अभी सेकेंड पीरियड। तो 15 मिनट में भाई आ जाइएगा ताकि थोड़ा अब समय कम है और डिटेल में भी पढ़ाना है और एक एक छोटी छोटी बातों को भी। तो प्रयास करिए कि 15 मिनट में आ जाइए ताकि ये चैप्टर ख़त्म करके अगला भी आपका 15 धारा और कम से कम 10 धारा पढ़ा दिया जाए, ताकि 20 25 धारा डेली क्या होती